मेथड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेथड है ये कौन कौन से स्टेप्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे पहले जो चीज हमें बुक में देखने को मिलती है वो क्या है कि कहता है कि जो साइंस है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। कि साइंस जो है ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। कि मतलब ये कि साइंस में जो भी नॉलेज हम हासिल करते हैं वो हमारे पास एक सिस्टम के थ्रू जो है वो आता है। एक सिस्टम के थ्रू जो नॉलेज हमारे पास आता है उसे हम साइंस का नाम देते हैं। सो बायोलॉजिकल साइंसेस आल्सो हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। तो चूंकि जो बायोलॉजिकल साइंस है जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं ये भी साइंस ही की एक ब्रांच है, लिहाजा बायोलॉजी में भी हम जो नॉलेज हासिल करते हैं वो भी एक मेथड के जरिए हमारे पास जो है वो पहुंचता है। जिस तरह साइंस में हम जो नॉलेज हासिल करते हैं वो एक मेथड के जरिए, एक सिस्टम के जरिए हासिल होता है, बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस में, बायोलॉजी में भी जो नॉलेज हम हासिल करते हैं वो भी एक प्रॉपर मेथड के जरिए जो है वो हासिल होता है। कि बायोलॉजी में भी जितना नॉलेज हमारे पास आता है उनके भी डिफरेंट जो है वो मेथड्स होते हैं। इसको रिपीट कर लेते हैं। सिंस साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, चूंकि साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज का नाम है, सो लिहाजा बायोलॉजिकल साइंस आल्सो हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। तो चूंकि साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है लिहाजा बायोलॉजिकल साइंस में भी जो नॉलेज हम हासिल करते हैं वो भी एक प्रॉपर मेथड्स के जरिए, एक प्रॉपर चैनल के जरिए ही हम तक जो है वो पहुंचता है। जैसे कि हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। हमारे पास एक प्रॉब्लम मौजूद है, अब हमने उस प्रॉब्लम का हल तलाश करना है, उस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए होगा। अब नॉलेज हम कैसे हासिल करेंगे? अगेन एक मेथड को हम फॉलो करते हुए जो है वो नॉलेज हासिल करेंगे। अब वो मेथड कौन सा है? दैट इज अ बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम समझने के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट के पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब देखना ये है कि वो बायोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम को हल कैसे करेगा। देखिए उस प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया जाए। जी तो स्टूडेंट्स जो पहला टॉपिक है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? किसी चीज का मुशाहिदा करना, किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करना। तो ऑब्जर्वेशन दोबारा समझ लें, हम एक बायोलॉजिस्ट जिनके पास एक प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे? सबसे पहले उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी उनको क्या करेंगे? इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी चीज के बारे में मालूमात हासिल करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अब ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। वो कौन सी चीजें हैं? दैट आर आवर 5 सेंसेस। अगर हमने किसी भी चीज के मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन हासिल करनी है, हमने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो उसके लिए 5 सेंसेस का होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हमने ये देखना है कि आया कि वो टेस्टफुल है या नहीं, कि उसका जायका जो है वो क्या है, तो उसके लिए अल्टीमेटली हम अपनी जो सेंस इस्तेमाल करेंगे दैट इज द सेंस ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट बर्ड्स
हमारी टंग पर मौजूद हैं उनको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह साउंड से रिलेटेड अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो उसके लिए हमें हेयरिंग जो है अपनी कुव्वत समात जो है उसको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। और एक किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके वो बायोलॉजिस्ट जो हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करना जो है वो शुरू कर देंगे। डिफरेंट सोर्सेस से जहां कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इकट्ठा करना जो है वो शुरू कर देंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हासिल की जा रही होती है बाय यूजिंग 5 सेंसेस, तो एक बायोलॉजिस्ट इस बात का ध्यान रखता है कि उस ऑब्जर्वेशन को, उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए वो ऐसी इंफॉर्मेशन को चूज करे जो कि डिजिट्स की फॉर्म में हो, नंबर्स की सूरत में हो। जी, तो स्टूडेंट्स 2 टाइप्स की, देखिए इंफॉर्मेशन 2 टाइप्स की होती है। एक वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, जिसमें क्वांटिटी का जिक्र होता है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और सेकंड वन जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसमें क्वांटिटी का जिक्र नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम जैसे कह सकते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। अब ये भी एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कितना ज्यादा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज्यादा है। तो इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन अगर इसी इंफॉर्मेशन को हम इस तरह बयान करें कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहां पर क्वांटिटी से बिल्कुल क्लियर कट हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इंफॉर्मेशन 2 टाइप्स की हो सकती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है, वो क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है। लिहाजा जब एक बायोलॉजिस्ट, लेकिन अगर हम इन दोनों इंफॉर्मेशंस का कंपैरिजन करते हैं तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये ज्यादा बेहतर होती हैं, ज्यादा एक्यूरेट होती हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। चूंकि ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसमें क्वांटिटी का जिक्र होता है, तो इससे प्रॉब्लम को हल करने के लिए ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हासिल होती है। तो ये था पहला स्टेप, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट पहला स्टेप कौन सा इस्तेमाल करेगा, एक बायोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेगा। और कोशिश की जानी चाहिए कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन को, ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा किया जाए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस बाय यूजिंग 5 सेंसेस। अब ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ जराए से ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशंस हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स जो अगला स्टेप है वो है उस ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना। तो ऑब्जर्वेशन चूंकि डिफरेंट सोर्सेस से हासिल की जाती हैं, इंटरनेट से हासिल की जाती है, सोशल मीडिया से हासिल की जाती है, बुक रीडिंग से जो है वो ली जाती है, न्यूज़पेपर से ली जाती है, मैगजीन से ली जाती है, आर्टिकल्स से ली जाती है, तो मुख्तलिफ जराए से जो इंफॉर्मेशन, जो ऑब्जर्वेशन हासिल की गई होती है, फिर उसको अरेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन जो है वो अरेंज फॉर्म में नहीं होगी तब तक उसको अंडरस्टैंड करना और प्रॉब्लम का हल तलाश करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस हासिल करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन को एक बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, अब बायोलॉजिस्ट अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा कहते हैं अरेंज इंफॉर्मेशन को।
तो एक बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन हासिल करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन को अरेंज करेगा। जब ऑब्जर्वेशंस को बायोलॉजिस्ट अरेंज करेगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी? डाटा की सूरत में आ जाएगी, डाटा की सूरत में आ जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। फिर इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करके डाटा में तब्दील करना। अब हमारे पास, उस बायोलॉजिस्ट के पास अरेंज डाटा जो है वो मौजूद है, अरेंज्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब क्या किया जाएगा? उस डाटा को एक बायोलॉजिस्ट जो है वो बार बार रीड करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसको जांचने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा। और उस डाटा से हो सकता है कि जब एक बायोलॉजिस्ट उस डाटा को रीड करे, बार बार रीड करे, तो हो सकता है कि वो बायोलॉजिस्ट को उस डाटा से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, उस डाटा से कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी लाइन मिल जाए जो कि प्रॉब्लम का हल जो है वो साबित हो सकती है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? फ्रॉम डाटा बायोलॉजिस्ट मेड अ स्टेटमेंट। डाटा से साइंटिस्ट जो हैं वो डाटा से क्या करते हैं? डाटा से एक बायोलॉजिस्ट क्या करता है? वो एक स्टेटमेंट जो है वो बना सकता है। अब वो स्टेटमेंट जो है वो डिपेंड कर सकती है, उसके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड कर सकती है। हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम को हल करने की वो बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहा है, पास्ट में उसका अपना भी कुछ एक्सपीरियंस रहा हो सकता है कि उसका पास्ट में उसके साथ कोई एक्सपीरियंस रहा, या उसके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज उसके पास जो है वो मौजूद हो, जो कि अल्टीमेटली डाटा की सूरत में भी अवेलेबल होगा। तो जब डाटा को रीड किया जाएगा, फिर वो बायोलॉजिस्ट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी इस्तेमाल करेगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, अपने बैकग्राउंड नॉलेज को और उस डाटा को, इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो बायोलॉजिस्ट जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएगा जो कि वो समझता है कि वो प्रॉब्लम का हल हो सकती है। तो वो जो स्टेटमेंट, वो जो बायोलॉजिस्ट अपने एक्सपीरियंस, अपने बैकग्राउंड नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए उस डाटा से वो जो स्टेटमेंट हासिल करेगा, वो जो स्टेटमेंट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस दरअसल वो जो सारी इंफॉर्मेशन, वो जो सारी ऑब्जर्वेशन उस बायोलॉजिस्ट ने कलेक्ट की थी, उस बायोलॉजिस्ट ने कलेक्ट की थी, वो सब, उस तमाम ऑब्जर्वेशन से उससे एक छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो ड्रा की जाएगी, डिराइव की जाएगी। तो एक जो छोटी सी जो स्टेटमेंट होगी वो दरअसल उस बायोलॉजिस्ट की तमाम ऑब्जर्वेशन का एक निचोड़ होगी, क्योंकि वो जो सारी ऑब्जर्वेशन, वो जो सारी उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो प्रॉब्लम को हल करने के लिए इकट्ठी की है, और वो इतनी सारी ऑब्जर्वेशन से उसने जो स्टेटमेंट, एक छोटी सी स्टेटमेंट निकाली है, वो उसकी प्रॉब्लम का हल साबित हो सकती है, जो कि वो समझता है। उसको शक है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त साबित हो सकती है। तो वो जो छोटी सी सादा सी जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो स्टेटमेंट है जो पूरी ऑब्जर्वेशन से ली गई है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो जो ऑब्जर्वेशन उस बायोलॉजिस्ट ने इकट्ठी की थी, उस ऑब्जर्वेशन से उस बायोलॉजिस्ट ने जो एक सादा सी स्टेटमेंट निकाली है, ड्रॉ की है, वो स्टेटमेंट जो है वो क्या कहलाएगी? हाइपोथेसिस कहलाएगी। अब डाटा से हाइपोथेसिस जो बनाना है वो इतना आसान भी नहीं है। हर चीज के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसा कि हम बात भी एक मेथड ही की करें, तो डाटा से अगर एक बायोलॉजिस्ट ने कोई स्टेटमेंट हासिल करनी है जिसको वो हाइपोथेसिस का नाम देगा, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि डाटा से जो कि बनाया गया है यहां पर, उस डाटा से हाइपोथेसिस बनाने के लिए कुछ मेथड्स हैं।
जो सबसे कॉमन मेथड इस्तेमाल किया जाता है डाटा से हाइपोथेसिस बनाने का, वो है रीजनिंग मेथड। रीजनिंग मेथड दो तरह का होता है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। तो दो मेथड्स हैं, ये यहां पर आना चाहिए था, इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखें। सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है और जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं बायोलॉजी में, तो वो इंफॉर्मेशन सम टाइम जनरल फॉर्म में होती है। जनरल इंफॉर्मेशन हम के बात तो हम हमारी जो प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिक है, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें जनरल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बाज़ औकात अगर हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन है जिसको फिर हम डाटा में अरेंज करेंगे और उस जनरल इंफॉर्मेशन से, जनरल डाटा से हम फिर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस की सूरत में निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। सम टाइम केस रिवर्स भी हो जाता है कि सम टाइम हम जनरल प्रॉब्लम पर काम कर रहे होते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफिक मिलती है, ऑब्जर्वेशन हमें स्पेसिफिक मिलती है। तो बाज़ औकात स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से एक जनरल हाइपोथेसिस बनाना पड़ जाती है, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वो कहता है डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि वी मूव फ्रॉम, आ बायोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया जाता है। जैसा कि अगर आप यहां पर एग्जांपल पर जरा गौर करें तो एग्जांपल यहां पर ये है, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड। अब यहां पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्पैरो जो है, आया कि स्पैरो जो है उसके विंग्स होते हैं या नहीं होते। अब हमें मालूम नहीं है कि स्पैरो के विंग्स होते हैं या नहीं होते। अब इस चीज को जानने के लिए जब हमने इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करना शुरू की तो पता चला कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उन सबके विंग्स जो हैं वो लाजमी होते हैं। अब स्पैरो जिसके बारे में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके विंग्स होते हैं या नहीं होते, हाँ ये जरूर हमें मालूम है कि स्पैरो भी एक बर्ड है, स्पैरो भी एक बर्ड है। अब जब हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो पता चला, अब हमें स्पैरो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन जरूर मिली कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, तमाम बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स लाजमी होते हैं। अब स्पैरो चूंकि बर्ड है तो हम बासानी ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि स्पैरो चूंकि बर्ड है लिहाजा स्पैरो के भी जो है वो विंग्स मौजूद होंगे। तो ये यहां पर जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि हमने बनाई है। किससे बनाई है? इस इंफॉर्मेशन से, जो कि एक्चुअली में क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन से हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट बना रहे हैं। इस मेथड को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव जो है ये बिल्कुल उसका उलट है। इंडक्टिव में एक बायोलॉजिस्ट जो है वो स्पेसिफिक से जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करता है। मतलब कि इंफॉर्मेशन हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्म में होती है लेकिन उससे आगे जनरल इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। इसको भी हम एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है इफ वी नाउ दैट स्पैरो हैज विंग्स एंड आर बर्ड एंड इज अ बर्ड, कि हम ये जानते हैं कि स्पैरो जो है वो एक बर्ड है और उसके विंग्स भी होते हैं। अब हम काम किस पर करें? हम काम बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर करें। ईगल है, हॉक है, क्रो है, इन तमाम बर्ड्स पर हम काम, हमें पता है कि ये सारे बर्ड्स हैं, ईगल, हॉक, क्रो, ये सारे जो हैं वो बर्ड्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके विंग्स भी होते हैं या नहीं होते। अब जब हमने इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करने की कोशिश की तो हमें इंफॉर्मेशन मिली सिर्फ स्पैरो के बारे में, ईगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब कि जिस पार्टिकुलर, जिस स्पेसिफिक बर्ड्स की हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जिन जनरल हम बहुत सारे बर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करें उनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो लेकिन हमें एक स्पेसिफिक बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, दैट इज स्पैरो। अब स्पैरो चूंकि एक बर्ड है और उसके विंग्स भी हैं
तो हम बासानी ये स्टेटमेंट बना सकते हैं, चूंकि ये सारे बर्ड्स हैं जिन पर हम काम करें, तो अल्टीमेटली इनके भी हो सकता है कि इनके भी विंग्स जो हैं वो लाजमी हो। तो ये शक्को शुबे पर मबनी हमने एक स्टेटमेंट बना ली, दैट इज कॉल्ड आवर हाइपोथेसिस। तो बाज का तो अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास स्पेसिफिक है, क्योंकि यहां पर एक स्पेसिफिक बर्ड की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जबकि हम काम बहुत सारे बर्ड्स के बारे में करें, जनरल बर्ड्स की बात करें, तो इंफॉर्मेशन जो हमने यहां पर निकाली है वो एक जनरल इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक बर्ड से हमने बहुत सारे बर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो डिराइव कर ली है, बना ली है। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने का एक मेथड है। अब हाइपोथेसिस बनाने के और भी कई सारे जो हैं वो मेथड्स हैं। अब ये वो मेथड्स हैं जो तब इस्तेमाल किए जाते हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए जब हमारे पास प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डाटा नहीं होता। अगर तो हमारे पास डाटा होगा तो इसी मेथड को ही इस्तेमाल किया जाएगा, रीजनिंग मेथड को इस्तेमाल किया जाएगा हाइपोथेसिस बनाने के लिए। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक बायोलॉजिस्ट को ऐसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ जाता है जिसके बारे में पास्ट में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं, किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो मौजूद नहीं होती, या उसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए फिर जो है वो कुछ दूसरे मेथड्स को जो है वो अप्लाई करना पड़ता है उन प्रॉब्लम्स के लिए हाइपोथेसिस बनाने के लिए। जैसा कि पहला मेथड है इमेजिनेशन, कि बाज़ औक़ात अब अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डाटा नहीं है, तो फिर सम टाइम जो है वो साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट जो है वो इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम का हल जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन मिलता है, अब क्वेश्चन जो कि एक तरह की प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए, तो अब अगर उस स्टूडेंट को पास्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस किस्म के क्वेश्चन का जो कि उसके लिए एक प्रॉब्लम है, तो फिर एक इमेजिन करना शुरू कर देगा वो स्टूडेंट कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो सम टाइम इमेजिनेशन, तसव्वुराती तौर पर जो है वो कोई स्टेटमेंट बना ली जाती है, जैसे हाइपोथेसिस का नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद है एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक खूबसूरती। सम टाइम किसी चीज की खूबसूरती को जो है वो प्रेफर करके हाइपोथेसिस बना ली जाती है। मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट के पास दो फ्रूट्स हैं, दो फल हैं। अब एक फल जो है वो बाहर से बहुत ही कलरफुल, ब्यूटीफुल जो है वो नजर आता है, लेकिन एक दूसरा जो फल है उसका जो कलर है वो बाहर से बहुत अगली है, इतना अच्छा नहीं है। तो अब उसको टेस्ट किए बगैर, उसको जांचे बगैर वो साइंटिस्ट ये हाइपोथेसिस बना सकता है कि हाँ अगर ये फल जो है ये बाहर से अच्छा नजर आ रहा है तो इसका जो टेस्ट होगा वो भी अच्छा होगा। तो हमने उसकी कलर को प्रेफरेंस बनाकर, उसकी एस्थेटिक, उसकी खूबसूरती को प्रेफरेंस देते हुए हमने उसके बारे में ये राय कायम कर ली। बेसिकली हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में राय कायम करना। तो हम किसी चीज की खूबसूरती को प्रेफर करके भी हम उसके बारे में कोई राय जो है वो हासिल कर सकते हैं या राय बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। बाज़ औक़ात जो है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो बाज़ औक़ात किसी प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए या उसके बारे में कोई राय कायम करने के लिए जो है वो रिलीजियन से भी जो है वो मदद ली जाती है। सम टाइम जो है वो किसी फिलोसफर के किसी आइडिया को जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो बना लिया जाता है कि हाँ उस फिलोसफर ने कहा था कि ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से हल हो सकती है, तो उसके आइडिया को भी बाज़ औक़ात हम राय के तौर पर, हाइपोथेसिस के तौर पर जो है वो ले लेते हैं। इसी तरह कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर ऑर्गेनिजम्स। बाज़ औक़ात हम किसी चीज पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें, तो सम टाइम हम उसका कंपैरिजन करवाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से।
ताकि हमें पता चले कि इस ऑर्गेनिज्म में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो है वो क्या डिफरेंस है। जैसे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जब स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए एक मेथड ये भी होता है उनके बारे में राय बनाने के लिए कि इनको कहां पर रखा जाए, क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहां पर ये एडजस्ट होंगे, उनका कंपैरिजन करवाया जाता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। और इसी तरह एक लास्ट मेथड है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग्स। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं आज, जिनका बहुत बहुत बड़ा नाम है, जैसे आइंस्टाइन है, न्यूटन है, ये वो साइंसदान थे। इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, ये वो साइंसदान थे जिन्होंने ऐसी चीजें तैयार की जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, जबकि वो उस दौरान उन चीजों की दरियाफ्त के दौरान वो काम किसी दूसरी चीज पर करें। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, वो लेबोरेटरी में कुछ एल्गी वगैरह पर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कुछ बैक्टीरिया वगैरह पर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, बैक्टीरिया, एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अचानक से जिस मीडियम में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, अचानक से उस जगह पर आकर, उस मीडियम में कोई फंजाई जो है वो आकर गिर गई। अब उस फंजाई की वजह से क्या हुआ कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर मौजूद थे वो सारे जो है वो डेड होना शुरू हो गए। तो उसको जब फ्लेमिंग ने जब उस चीज को स्टडी किया तो पता चला कि वो जो फंजाई है डेट वाज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंजाई उसे कहा जाता है। तो उससे केमिकल ऐसा प्रोड्यूस हो रहा था जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो है वो बेहतर साबित हुआ। डेट उस केमिकल से फिर अल्टीमेटली पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो दरियाफ्त हुई। कि कहने का मकसद ये है कि फ्लेमिंग जो है वो लुकिंग फॉर अदर थिंग, वो किसी दूसरी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उस दौरान कोई दूसरी चीज जो है वो डिस्कवर होगी। डिस्कवर ऑफ वन थिंग बाय लुकिंग फॉर अदर थिंग, कि एक्सपेरिमेंट किसी दूसरी चीज पर किया जा रहा था, स्टडी किसी दूसरी चीज को किया जा रहा था, लेकिन डिस्कवर कोई दूसरी चीज हो जाए, तो ये भी एक राय जो है वो हाइपोथेसिस के तौर पे जो है वो ली जा सकती है। तो बहरहाल ये वो मेथड्स हैं, इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, कंपैरिजन है, और डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग्स है। अब ये हाइपोथेसिस भी बना ली जाती है। अब हाइपोथेसिस बनाने के बाद, राय कायम करने के बाद, जो अगला मेथड जो एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट जो है वो इस्तेमाल करता है, एंड दैट मेथड इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंट। द फोर्थ वन इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। अब जो राय हमने कायम की है, उस बायोलॉजिस्ट ने जो राय बनाई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाँ, जो इसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब वो जो राय उसने बनाई है, आया कि वो दुरुस्त है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? एक हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करने के लिए उस पर क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि वो जो राय कायम की थी उस प्रॉब्लम के हवाले से, उस बायोलॉजिस्ट ने वो जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो आया कि दुरुस्त है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि वो हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं। अगर तो वो दुरुस्त साबित हो जाती है तो वही साइंटिस्ट, वही बायोलॉजिस्ट क्या करता है, उस हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजारता है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई ही वो हाइपोथेसिस दुरुस्त है। तो अगर एक हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बाद गलत साबित नहीं होती, तो एक्सपेरिमेंट जो है उसको फिर थ्योरी का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है, उसे फिर थ्योरी का नाम जो है वो दे दिया जाता है। अब वो जो थ्योरी है, जब वो साइंटिस्ट अपनी उस थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट के सामने, दूसरे बायोलॉजिस्ट के सामने प्रेजेंट करता है, तो दूसरे साइंटिस्ट भी उसकी थ्योरी को जो है वो एज अ चैलेंज लेते हैं और उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हम आपकी थ्योरी को जो है वो गलत साबित करके दिखाएंगे, तो उनको क्योंकि डाउट है कि ये थ्योरी में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर उन दूसरे अदर साइंटिस्ट जो हैं वो इस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट करें तब भी ये गलत साबित ना हो, तो फिर अल्टीमेटली ये जो थ्योरी होती है ये लॉ और प्रिंसिपल का दर्जा जो है वो इख्तियार कर जाती है। इट विल बी नोन एज लॉ और प्रिंसिपल। इसको लॉ या प्रिंसिपल का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है।
और ये जो थ्योरी है और ये जो लॉ और प्रिंसिपल है फिर इसको जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है ताकि आम लोग भी जान सकें, दूसरे लोग भी जान सकें कि उस प्रॉब्लम का हल जो है वो क्या है। तो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजी में एक मेथड इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें पहला क्या है, पहला स्टेप ऑब्जर्वेशंस को हासिल करना है, फिर उनको अरेंज करके डाटा में तब्दील करना है, फिर उस डाटा को रीड करके अपने बैकग्राउंड नॉलेज को, एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए एक राय बनाना है, हाइपोथेसिस कायम करना है, उस हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर तो दुरुस्त साबित हो जाती है तो वेल एंड गुड, वो उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, गलत साबित नहीं होती, थ्योरी कहलाई जाती है। और उस थ्योरी पर अगर दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करें तब भी वो गलत साबित ना हो तो फिर वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। और ये जो थ्योरी और लॉ और प्रिंसिपल होते हैं इनको फिर जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है ताकि दूसरे लोग भी ये जान सकें कि उस प्रॉब्लम का हल जो है वो क्या है। तो आज हमने बात की इस बायोलॉजिकल मेथड की।